नमस्कार, न्यूज़ प्लस राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमेशा आपकी मुश्किलों को दूर करने के लिए न्यूज़ प्लस राजस्थान नए नए सेगमेंट लाता रहता है। ऐसा ही एक सेगमेंट है, जब एडमिशन स्टार्ट हुए एमबीबीएस के और नीट के एग्ज़ाम के रिजल्ट आए तो लोग परेशान थे किस प्रकार से कहाँ एडमिशन लें। स्टूडेंट्स पेरेंट्स परेशान थे कहाँ जाएँ, कैसे नहीं जाएँ, क्या करें, क्योंकि फ्यूचर इंपॉर्टेंट होता है और जब फ्यूचर की बात आती है तो पेरेंट्स तो चिंतित होते ही हैं, साथ में स्टूडेंट जो खुद तैयारी कर रहा है अपने करियर को लेकर आजकल बहुत चिंतित कॉन्शियस रहने लगा है। उनकी चिंता को दूर करने के लिए आज हम आपको स्काई लैक काउंसलिंग सेंटर है ये वहाँ लेकर आए हैं, और जिसके पास आपको लेकर आए वो बहुत ही प्रशिक्षित टीचर हैं। लगभग 40 साल टीचिंग करी, उसके बाद जब रिटायर हुए कॉलेज से तो एज ए काउंसलर ये अपना वर्किंग स्टार्ट किया। 7 साल से स्काई लैक उन लोगों के लिए काम कर रहा है जो लोग अपने फ्यूचर को लेकर कन्फ्यूज़ड हैं। कन्फ्यूज़ लोग बहुत ही इस तरह के दोराहे पे खड़े होते हैं कि वो कहाँ जाएं। उन सब की परेशानी को दूर करने के लिए आज जिस तरह से हमने बताया एमबीबीएस पे हमारा फोकस रहेगा, किस तरह से एमबीबीएस के एग्ज़ाम हो रहे हैं, क्या आपकी परसेंटेज आई है, वो हमें आप कमेंट कीजिए, बताइए ताकि आपकी दिक्कतें और दूर करें। पहले हमको मिलाते हैं आपको एस.बी. शर्मा जी से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, ये जो स्काई लैक है वो क्या काम करता है और किस तरह की आप हेल्प कर पाएंगे हमारे सब्सक्राइबर्स की एमबीबीएस एडमिशन में? देखिए, हमारा जो इंस्टीट्यूशन है वो काउंसलिंग करता है, बच्चों को एडमिशन के बारे में गाइड करता है। क्योंकि मैंने देखा है, आई वाज ए प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, मैंने महसूस किया कि बहुत से बच्चे हमारे ऐसे थे जो कि पढ़ने के बाद यानी BA MA करने के बाद भी कई साल से बेरोज़गार रहते थे। तो मैंने महसूस किया कि अगर उनको 10+2 के बाद ही प्रॉपर गाइडेंस मिल चुकी होती तो शायद वो सही लाइन पे चलते, सही ट्रैक पे चलते, उनको जॉब आराम से मिल जाता। तो इसको महसूस करते हुए मैंने रिटायरमेंट के बाद में इस काम को शुरू किया था। लगभग 7 साल से कर रहा हूँ। और इसमें हम जो है अलग अलग जो कोर्सेज़ हैं, पर्टिकुलरली MBBS कोर्स है, BTech कोर्स है, BBA कोर्स है, LLB कोर्स है, B.Ed कोर्स है, इनके बारे में बताते हैं कि भाई ये कोर्स आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं और कहाँ से किस एडमिशन प्रोसेस से आप इनमें एडमिशन आप ले सकते हैं। और हमारे प्रयासों से काफ़ी बच्चों ने अच्छे कोर्स में एडमिशन लिए और काफ़ी बच्चों को एक तरीके से जॉब भी मिला उनको, और जॉब के लिए बिल्कुल इक्विप्ड भी हो गए, तैयार भी हो गए। तो हमारा पर्पस सिर्फ ये होता है कि जो बच्चे हमारे पास में कॉन्ट्रैक्ट में अगर आते हैं तो हमसे डिस्कस करते हैं कि आपका फ्यूचर में क्या प्लान है, व्हाट डू यू वांट टू बिकम, और बेसिकली क्या उसमें वो कैलिबर है, वो कैपेसिटी है कि नहीं है, क्या उसके एम्बिशन के अकॉर्डिंगली उसकी चॉइसेस हैं कि नहीं है, उसकी कैपेसिटी पोटेंशियल क्षमता इसमें है कि नहीं है। इन सबको जज करने के बाद में इसको हम अप्रोप्रिएट गाइडेंस देते हैं कि ये काम आप करिए, ये कोर्स आपके लिए बेस्ट रहेगा, इस कोर्स को करने का एक प्रोसीजर है। और अल्टीमेटली इसको हम सपोर्ट भी करते हैं, अगर उसको कहीं दिक्कत आती होती है तो हम किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में उसका एडमिशन भी करवा देते हैं। ये हमारा बेसिक पर्पस। सर, जिस प्रकार से अभी नीट की काउंसलिंग स्टार्ट है, नीट की काउंसलिंग में कुछ स्टूडेंट्स कम नंबर भी लाए थे, क्योंकि अधिक सभी सोचते हैं हम गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले लें, ये पॉसिबल नहीं है, कुछ के नंबर कम भी आते हैं। तो वो क्या एक वर्डन होता है फैमिली पे भी कि इतनी महंगी एमबीबीएस हम कैसे करवा पाएंगे। तो आपके पास कोई व्यक्ति आता है, कोई स्टूडेंट आता है, कोई पेरेंट्स आता है, तो आप कैसे हेल्प करते हैं उनकी? देखिए, ये बात अब आपने बहुत सही कही है कि MBBS को लेकर पेरेंट्स में बच्चे में बहुत क्रेज़ होता है, लेकिन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये जो कोर्स है इसमें एडमिशन का प्रोसीजर बहुत लंबा भी होता है। दूसरा क्या कि बहुत ही टफ कंपटीशन है। आज की तारीख में स्थिति ये होगी कि लगभग 600 नंबर 720 में से लाने वाला कैंडिडेट ही ये उम्मीद कर सकता है कि उसे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है, ये इतना ईजी नहीं होता। अब स्थिति ये होती है कि दूसरी बात एक और है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत जो है एक साथ जो है कई स्टेट्स में काउंसलिंग चलती है। एक तो होती है ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग, जिसमें ऑल इंडिया लेवल के पर हर कॉलेज की 15% सीटें रिजर्व होती हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कराती है उसकी जो बॉडी NMC वो बॉडी करवाती है और प्रोसेस चल भी रहा है वो। इसके अलावा साथ के साथ जो है एक साथ कई स्टेट्स में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, सभी जगह काउंसलिंग चलती है, एक साथ चलती है। सबकी एक ही डेट, लगभग एक डेट्स होती है। बिहार भी एक डेट्स होती हैं। अब ऐसी स्थिति में बच्चा सोचता है मैं क्या करूँ, इतने मेरे नंबर में कहाँ अप्लाई करूँ, मैं बिहार में अप्लाई करूँ, यूपी में अप्लाई करूँ, उन सब के अलग अलग फीसेस भी होती हैं। अलग अलग एक साथ जब चलता है तो बच्चा कन्फ्यूज़ होता है कि मेरा कहाँ होगा, कहाँ नहीं होगा। ऐसी स्थिति में एक तो हमें एडवाइस करते हैं कि बेटा तेरे इतने नंबर हैं तो तू इस काउंसलिंग के लिए इस स्टेट में अप्लाई कर, और इसकी डेट्स ये आ चुकी हैं। हम डेट्स के बारे में इन्फॉर्म करते हैं, उसके बाद में डेट्स की लास्ट डेट क्या है इसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं, फीसिस की है इसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं, और जो बेस्ट उसके लिए अप्रोप्रिएट जो एक तरीके से स्टैंड होना चाहिए एडमिशन को लेकर, उस स्टैंड के बारे में बताते हैं कि तेरा स्टैंड ये होना चाहिए कि तू राजस्थान ट्राई कर, तेरे नंबर इतने हैं तो अदरवाइज मत ट्राई कर, को मतलब नहीं है। तो इतने नंबर है तो कर्नाटका ट्राई करो, इतने नंबर है तो तुम बिहार ट्राई करो। तो इस प्रकार से उसको हम एडवाइस करते हैं कि वो बच्चे का एडमिशन कहाँ होगा। और जहाँ तक मैं समझता हूँ हमारे पास सैकड़ों बच्चे पिछले कई सालों में हमारे पास में आए हैं, और जो हमारे पास में आए हमने एडवाइस दिया, गाइडेंस दी है, उसने अगर फॉलो किया है तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट उनके एडमिशन भी हुए हैं।
तो मैं मान के चलता हूँ कि पेरेंट्स और बच्चे बहुत इस बारे को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत टेंस रहते हैं, हमारे पास आते भी हैं। तो अगर कम नंबर वाले बच्चे होते हैं तो उसको अगर वो इंडिया में इंटरेस्टेड होता है तो इंडिया में कहाँ बैठ सकता है उसके बारे में इसको एग्जैक्ट एडवाइस करते हैं। इस बारे में कोई तरह की झूठ बोलना है, डिसऑनेस्टी करना है, भ्रमित करना, ये हम नहीं करते एज ए मैटर ऑफ फैक्ट। बिल्कुल सही बताते हैं भी तेरा होगा कि नहीं होगा तो ट्राई कर या मत कर तो इस प्रकार से ट्राई कर, ये हमारा पर्पज़ होता है। सेकेंड नंबर पर ऑप्शन होता है कि अगर बहुत ही कम नंबर हैं और पेरेंट्स के पास में थोड़ा कह सकते हो कि पैसे की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम फॉरेन कंट्रीज़ में एडवाइस करते हैं। फॉरेन कंट्रीज़ में भी एडमिशन में कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं आती है। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है कि आप नीट क्वालिफाइड हो। आज की तारीख में जो है नीट क्वालिफिकेशन 147 है और जनरल के लिए, और SC ST OBC के लिए 113 नंबर आने चाहिए। ये अगर मार्क्स होते हैं तो उसका एडमिशन बाहर होता है। बाहर के एडमिशन में कई कंट्रीज़ हैं, प्रेफरेंस के हिसाब से बच्चों की डिमांड रहती है, जैसे रशिया है, यूक्रेन है, जॉर्जिया है, फिलीपींस है, मॉरिशस है, बांग्लादेश है, नेपाल है, चाइना है, ऐसे कई अलग अलग कंट्रीज़ होती हैं। इनकी नॉर्मल फ़ीस पूरे 5 साल कोर्स की लगभग 20 लाख के आसपास होती है। लेकिन अगर आप देखें ये 20 लाख में अंदर लगभग पूरी फीसेस हो जाती हैं और 2-3 लाख रुपए कुल मिला के खर्चा उनके खाने पीने का आता है। वो डिपेंड करता है कॉलेज के स्टैंडर्ड के ऊपर। कई कॉलेज वालों की फीसेस 12-13 भी होती है, लेकिन कॉलेज का स्टैंडर्ड बहुत पुअर होता है। जिनकी स्टैंडर्ड ठीक है, पुरानी कॉलेज है, फैकल्टी बहुत अच्छी है, हॉस्पिटल का पूरा मैनेजमेंट अच्छा है, हॉस्पिटल के अंदर आउटडोर बहुत अच्छी है, तो वहाँ फीसेस थोड़ी ज़्यादा हो सकती हैं। वहाँ हाईएस्ट जो कुल मिला के 20-22 लाख के आसपास आपको फॉरेन में अच्छा कॉलेज मिल जाता है। और फॉरेन की जो डिग्री होती है उसके लिए इसमें इतनी दिक्कत ज़रूर आती है कि वहाँ पर डिग्री लेने के पश्चात आपको इंडिया गवर्नमेंट की जो एग्ज़ाम है, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम बोलते हैं, FMG एग्ज़ाम बोलते हैं, वो एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। वो एग्ज़ाम पास करने के बाद में आप उतने ही डॉक्टर के रूप में रिकग्नाइज होते हैं जितने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी इंडिया के बच्चे होते हैं। MBBS यहाँ से करो, वहाँ से करो। जो मेरे मन में उठ रहा है इस दौरान कि आप बाहर से डिग्री करके आ गए, लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट्स जॉब्स निकलती है डॉक्टर्स के लिए, SMS हॉस्पिटल्स हुआ या और कोई एम्स वगैरह में हुआ, तो वहाँ जाके वो अप्लाई कर सकते हैं उस डिग्री के? देखिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या बताया कि वहाँ से MBBS करने के बाद में एक एग्ज़ाम एक और होता है, उसको स्क्रीन टेस्ट बोलते हैं। पूरा नाम उसका FMG है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करवाती है। उस एग्ज़ाम में 300 में से मिनिमम 150 नंबर ही लाने पड़ते हैं, कोई मेरिट नहीं बनती है। 150 नंबर ले आए तो आप क्वालिफाइड हो गए। क्वालिफाइड होने के बाद में जो है आप गवर्नमेंट के किसी भी जॉब में आप जा सकते हैं, SMS में ट्राई कर सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। फिर वो एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। सर आपने जब इतनी सेवाओं के बारे में बताया कि आप काउंसलिंग करवाते हैं, तो उसकी फ़ीस भी कुछ चार्ज करते होंगे आप लोग? फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है आपका पर्सनल? देखिए अगर कोई आदमी हमसे सिर्फ काउंसलिंग लेने के लिए आता है और हम उसको सिर्फ एडवाइस करते हैं तो उससे हम कोई चार्ज नहीं करते। सिर्फ और गाइड करते हैं, बेटा तो ये ऐसे ऐसे काम कर ले, तो यहाँ तेरा हो सकता है। अगर वो काउंसलिंग लेता है तो हम वी डोंट टेक एनी मनी फ्रॉम हिम एज आवर सर्विस चार्ज। ये हमारा एक तरह का हमारा स्टैंड है। लेकिन कोई आदमी में के साहब ठीक है आप आगे भी हमें एडमिशन के लिए पूरा मदद कीजिए, कॉलेज में आप ही ऑनलाइन अप्लाई करवाइए, आप ही कॉलेज से बात कीजिए, सारा काम आप ही कीजिए, हमें कुछ पता नहीं है, अगर पूरा हम काम करते हैं तो उसके हम सर्विस चार्ज ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है किस कॉलेज की चॉइसेस हैं, गवर्नमेंट की है, प्राइवेट की है, किस स्टेट की है, उसके हिसाब से हमारा चार्ज वेरी करता है। और हाईएस्ट चार्ज हमारा होता है 25 से 50 हज़ार के बीच के हम चार्ज करते हैं पर केस। सर कई स्टूडेंट आपके पास आते होंगे, उनकी जो मैक्सिमम क्वेरी रहती है वो कौन सी रहती है? क्योंकि हम आपसे पूछें क्वेरी तो शायद आपके पास जो लेकिन क्वेरी अभी आ रही हैं रिसेंटली, वो किस तरह की क्वेरीज आ रही हैं और क्या चाहते हैं? वो क्वेरीज ये आती हैं कि जैसे किसी बच्चे के नंबर करीब 450 हैं तो कंफ्यूज रहता है, साहब मेरा 450 में गवर्नमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरे को नहीं मिलेगा तो मैं कहाँ अप्लाई करूँ, साहब मुझे बाहर नहीं जाना, मेरे पेरेंट्स मना करते हैं, पेरेंट्स भी कहते हैं साहब मैं बाहर नहीं भेजना, बच्चों यहाँ को था। और 450 में कहाँ उसका बैठ सकता है वो उसको हम एडवाइस करते हैं। तेरा UP बैठ सकता है, तेरा कर्नाटका में नहीं बैठेगा, तेरा आंध्रा में बैठ सकता है, तेरा केरला में बैठ सकता है, और उसकी ये डेट्स आ गई, तुम अप्लाई करो या हमसे कहो, हम आपके लिए आपके वे पे। क्योंकि इससे काउंसलिंग में क्या कई स्टेज होती हैं, फर्स्ट राउंड की, सेकेंड राउंड की, मॉपअप राउंड की, स्ट्रे राउंड की, और हर राउंड में आदमी को वॉच करना पड़ता है क्योंकि एक साथ 10 स्टेट में एडमिशन चलते हैं तो कैंडिडेट को पता ही नहीं लगता कि आप कौन सा राउंड आ गया, फर्स्ट राउंड आ गया, सेकंड राउंड आ गया, उसका मॉपअप राउंड है, उसका स्टे राउंड है, एक राउंड के साथ चलते हैं। तो हमारे पास एक्सपर्टाइज टीम है जो कि इस पूरे प्रोसेस को मैनेज करती है कि बच्चे को हम कहते हैं ठीक है तो अगर तुम पे भरोसा करता है तो तेरा पूरा काउंसलिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से लेकर लास्ट अलॉटमेंट तक पूरा काम हम कर देंगे। उस काम को पूरा हम कर देते हैं फिर, और पूरा वॉच करते हैं, और अगर वो हमारी बात वो मानता है और हमारी इनिशियली एक प्रकार से एग्रीमेंट अगर हो जाता है तो कहीं ना कहीं उसका एडमिशन हम करवा देते हैं, बशर्ते उसके नंबर जो है जो हमने बताए थे उसके हिसाब से हो तो कोई दिक्कत उसको नहीं आती है। सर कई बार देखा गया है कि इस ऐसी काउंसलिंग लोग खोल के बैठे हुए हैं, उनको हम दुकानें ही बोलेंगे, वो अपना प्रॉफिट समेटते हैं
स्टूडेंटों को डर भी है कि यार वो प्रॉफिट समेट चले जाएंगे, हम लोगों को एडमिशन आधर झूल में, वीज़ा की प्रॉब्लम होती है और कई प्रॉब्लम होती है, तो वो आगे उनको है ना कन्वे नहीं करवाते कि यार आगे वो अब जाके फंस जाएँ, अटक जाएँ। तो ऐसी दिक्कतें, परेशानियाँ इंडियंस जो होते हैं उनके पास ज़्यादातर आती है। तो आप लोगों के पास भी ऐसे लोग आते होंगे। तो जब आप विदेश में पढ़ाने की बात करते हैं तो ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जिनमें वो ट्रस्ट करें, और आप पे ट्रस्ट क्यों करे कोई स्काईलैक पे, वो बताइए। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं हमारी इंस्टीट्यूशन लगभग 7 साल से काम कर रही है और हमने कई एडमिशन कराए भी हैं, और हमारा पहला स्टैंड ये है कि मैं खुद रिटायर्ड ऑफिसर रहा हूँ, प्रोफेसर रहा हूँ, इसलिए मैं कभी डिसऑनेस्टी की बातें भी नहीं करता। प्रैक्टिकल बात तो ये हमारे साथ ऐसा कभी हुआ भी नहीं है, बच्चों के साथ कभी होने देते हैं। स्थिति ये होती है कि हम पहले कोई फीस चार्ज ही नहीं करते हैं। एडमिशन का प्रोसेस ये होता है कि कैंडिडेट में डॉक्यूमेंट पहले कंट्री की चॉइस करता है, हम भी बता देते हैं कि भाई ये कंट्री ठीक है, ये कंट्री ठीक नहीं है। बच्चे आते सामने जॉर्जिया करवा दूँगा, यार जॉर्जिया में नहीं बैठेगा, 6 साल का कोर्स है, और जगह 5 साल का कोर्स है। जॉर्जिया कंट्री के अंदर ये प्रॉब्लम चल रही है, फिलीपींस में ये प्रॉब्लम चल रही है। बेसिकली तुम इस कंट्री में जाओ जो तुम्हारे लिए बेहतर हो सकता है। उसकी फ़ीस की कैपेसिटी क्या है उसको भी हम देखते हैं। हर चीज़ हम देखने के बाद उनको एडवाइस करते हैं। और एडमिशन का प्रोसेस ऐसा होता है, डॉक्यूमेंट लेने के बाद पहले हम कॉलेज को डॉक्यूमेंट रेफ़र करते हैं, वो हमारी जान पहचान होती है। हमारे कई जगह लिंकेजेस हैं, हमारे जो एक तरीके से पार्टनर्स हैं वो हर कंट्री के कैपिटल में काम करते हैं, चाहे वो मास्को हो, चाहे वो बीजिंग हो, चाहे वो इंडोनेशिया की कंट्री हो, हर कंट्री में हमारे, चाहे वो काठमांडू हो, हर जगह हमारे रिलेशंस होते हैं। तो हम डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करते हैं, कॉलेज से उसकी अप्रूवल आती है पहले कि यहाँ से एडमिशन हो गया है, उसके बाद ही बच्चा फ़ीस जमा कराता है। और जो अप्रूवल आती है तो वाया गवर्नमेंट ऑफ उस कंट्री की जो एम्बेसी होती है उसके थ्रू अप्रूवल आती है, वहाँ की एम्बेसी इन्वॉल्व होती है, एम्बेसी क्लियर करती है उसको। इसलिए जो केसेस हम कराते हैं इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। और जो हमारी जो टीम के लोग जो काम करते हैं, बच्चे को एडमिशन के बाद में भी उसको लगातार 5 साल तक उसको पूरी सेवाएँ देते हैं, उसके पूरे वॉच करते हैं, कोई दिक्कत उसको वहाँ पर भी नहीं आती है। सर, एक क्वेश्चन मेरे मन में था कि एक MBBS के लिए नीट का एग्ज़ाम दिया किसी व्यक्ति ने, उसके 720 बता रहे थे आप नंबर, उसमें से कट ऑफ 147, लेकिन उसके आसपास ही नंबर है, 150 करीब नंबर है, उसका इंडिया में नहीं हो पा रहा। उसके लिए बेस्ट कोई MBBS रहेगा विदेश में तो कौन सी कंट्री रहेगी और किस प्रकार से वो वहाँ से? देखिए, वैसे तो 150 में एडमिशन तो हो जाता है, लेकिन अगर वो कहे कि 150 मुझे टॉप कॉलेज से रहा, थोड़ी दिक्कत आ सकती है। प्रैक्टिकल बात तो ये है। फिर भी हम उसके एडमिशन करवाने के लिए हम प्रेफर करेंगे, उसके लिए एक फ़िलीपींस प्रेफर करेंगे, जॉर्जिया प्रेफर करेंगे, इसके अलावा कजाकिस्तान प्रेफरेंस करेंगे, उज़्बेकिस्तान प्रेफर करेंगे, और उसकी अलग अलग चॉइस हो सकती है। ये 4 कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कि बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। चाइना में क्या होता है कि चाइना के अंदर थोड़ी मेरिट ज़्यादा जाती है। अब मैं कहता हूँ झूठ मूठ में साहब हम 150 चाइना में करा देंगे, वो नहीं बैठेगा, क्योंकि चाइना में क्या है, 2 तरह के कॉलेजेस है। एक कॉलेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं, वो केवल 86 है, पहले 250 थे, 86 रह गए हैं। उस पर जब अप्लाई करवाते हैं तो वहाँ पर क्या मेरिट थोड़ी ज़्यादा जाती है, ये स्थिति आ जाती है। तो हम लोग उसको हालांकि जो भी कॉलेज में हम उसको एडमिशन कराएंगे वो कॉलेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड होगा, लेकिन क्वालिटी वाइज जो है डिफ़र हो सकता है। किसी क्वालिटी, कोई नया कॉलेज हो, फैकल्टी थोड़ी कम हो, लेकिन अब एज ए मैटर ऑफ फैक्ट MBBS तो MBBS ही होता है कहीं से भी करें। चाइनीज़ में जैसे होता है, चाइना के अंदर बता रहे हो, रशिया बता रहे हो, वहाँ तो प्योरली अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं वो लोग, मातृभाषा को, तो उसमें दिक्कत नहीं। देखिए, वहाँ क्या होता है, सारा मेडिकल एजुकेशन इंग्लिश के अंदर ही होता है। चाइनीज़ लैंग्वेज अगर आप चाइनीज एडमिशन लेते हैं तो आपको कंकरेंटली इवनिंग में 1 या 2 घंटे चाइनीज़ पढ़नी पड़ती है, वो ज़रूरी है, लेकिन बाकी कोर्स सारा इंग्लिश में ही चलता है। और वैसे एक इंडिया में पढ़ोगे तो सारा कोई इंग्लिश में ही होगा, इंडिया में ही पढ़ोगे, MBBS इंग्लिश में, हिंदी में तो किताबें ही नहीं होती उसकी। तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जितने भी जर्नल्स हैं, बुक्स हैं, सब कुछ है वो सारे इंग्लिश के अंदर ही हैं। तो बच्चे इंग्लिश से इम्प्रूव करनी पड़ेगी, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो बाहर कंट्री में पढ़े। तो देखा आपने किस प्रकार से आपकी मुश्किल को आसान करने के लिए स्काईलैक काउंसलिंग में आप लाए हम आपको, और उन्होंने बताया किस प्रकार से, इस प्रकार से नीट का रिजल्ट आया। नंबर कम भी हो सकते हैं आपके, लेकिन ऑप्शंस खुले हुए हैं अभी भी आपके पास। आप नीचे स्क्रॉलिंग में इनका नंबर चल रहा है, आप तुरंत उठाइए फ़ोन और कीजिए, कुछ भी क्वेरी हो आपके मन में, क्योंकि सारी क्वेरी बता पाना मेरे लिए भी संभव नहीं है। आप कमेंट कीजिए, और जिससे नंबर चल रहा है SV शर्मा जी नाम है इनका, आप कॉल कीजिए, 24/7 ही आपको कॉल अटेंड करेंगे और आपको बेहतर गाइडेंस के लिए बैठे हुए हैं। और इसी प्रकार से हम न्यूज़ प्लस राजस्थान के माध्यम से आपकी जो क्वेरीज़ होती हैं, आपकी समस्याएं होती हैं, उनको सॉल्व करते रहते हैं, आगे भी आपको दिखाते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। मैं सुमित दीक्षित और मेरे साथ कैमरे साथ देखने के लिए थे अंशुम चौबे।